दिस इज गूगल फ्लैक्स, यहाँ पे गूगल का सारा और जस्ट बताने का मकसद इस वीडियो में ये है कि इसकी फैसिलिटीज, इसके जितने भी वर्कर्स हैं और फैसिलिटीज हैं, मतलब माहौल के साथ बहुत बिजनेस दिल करता है, क्योंकि आवाज का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब आपका दिल करता है आप इस पे काम करें, जिस वक्त आपने आना है आप उस टाइम आ सकते हैं। जितना भी इसके अंदर जो सब्जियां हैं उसके अंदर उगती हैं, और इसके एम्प्लॉयज को अगर उनको विंटर में जाने का दिल कर रहा है तो उन्होंने विंटर के हट्स बनाए हुए उनके लिए, अगर उनका समर को एंजॉय करने को दिल कर रहा है तो समर की कंडीशन उन्होंने रखी, यानी कि वो अपने वर्कर से जिस तरह का काम लेना चाहते हैं उस तरह की जरूरियात जिंदगी की। अब ये सामने आप देख रहे हैं गूगल का एक उनको कंफर्टेबल करने के लिए उनको दिया हुआ है सब फैसिलिटीज, और दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जो कि गूगल ने अपने तमाम एम्प्लॉयज को दी। उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स अंदर गूगल के अंदर पहुंचा है। ये पाकिस्तान के अंदर, ये आपको बताने का मकसद ये कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे खड़ी है। आइडियल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि वो देखें, वो कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है, वो कंपनी इस टाइम कहाँ पे पहुंची। खाना सारा जिस टाइम खाना खा रहे हैं उन्हें सारा खाना फ्री है, सब कुछ जितना कुछ भी इनको खाने के लिए चाहिए वो सारा अंदर ही व्यवस्था। ठीक है सारे के साथ लास्ट बात जो इस बंदे ने कही है बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा, बंदे का काम करने को वहां पे आज का जो हम सेशन रखा है उसका पर्पज ये था, कादर साहब से जब मेरी बात हुई थी कि पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे लोगों का अमूमन अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का दिल क्यों नहीं करता। Why people don't want to leave their comfort zones and why they are not motivated? हम मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? जब भी, और मैं स्टार्टिंग में एक बात बता दूं कि आप लोग माशाल्लाह सारे के सारे सीनियर्स हैं, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम किसको कहते हैं, जिसमें हम मिलजुल के कोई ना कोई बात, आप लोग अपने अपनी जगहों पे कोई ना कोई एक्सपोजर है, आप लोग माशाल्लाह सीनियर है। मेरा यहाँ बात करने का मकसद ये होगा कि जो बातें आपको पहले पता है वो मैं अपने अंदाज में आपको बता दूं। तो शायद क्या बुक कहा है
कि सिर्फ अंदाजे गया बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो मैं जो बातें करूंगा वो यकीनन बहुत सी बातें आपको पहले भी पता होगी, बहुत सी बातें आप पहली दफा सुन रहे होंगे, लेकिन उनका सबका पर्पज ये है कि जब हम 1 आवर के बाद यहाँ से उठ के जाएं तो हमारे जहनों को ये जरूर हो कि हमने आज कुछ ना कुछ सीखा। तो आज के टॉपिक मैंने रखा खुद पर यकीन, सेल्फ बिलीव। इसका पर्पस क्या था सेल्फ बिलीव का, कि जब कोई बंदा अपने ऊपर बिलीव रखेगा तो वो किसी दूसरे को बताएगा कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और ये मेरे अंदर क्वालिटीज हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बिलीव करता चलूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आज का मैं एजेंडा बता दूं कि आज का एजेंडा क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है। आप लोगों में से पहले सुना हुआ है सब लोगों ने कंफर्ट जोन के बारे में। आज हम इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे कंफर्ट जोन के, हाउ इट्स क्रिएटेड, ये कैसे बन जाता है। दुनिया की वो जगह है जहां के ऊपर हम रहना बहुत पसंद करते हैं, इस कंफर्ट जोन, और हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं इस कंफर्ट जोन। ठीक है, 1 घंटे के बाद इन सब सवालों के जवाब आपको पता होगा। डिफरेंस क्या होता है विश में और गोल में, हम कोई ख्वाहिश करते हैं या हमारा कुछ उसका फर्क क्या होता है, ये हमें पता चलेगा। ये आज की मीटिंग का एजेंडा है, आज के ट्रेनिंग सेशन का। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। हमने बड़ा नाम सुना है, ग्रुप होता है, टीम होती है, फर्क क्या होता है। लीडरशिप का हमने बड़ा नाम सुना, अभी हम सर डायरेक्टर ट्रेनिंग साहब से बात कर रहे थे, हम लीडरशिप की बात कर रहे थे। तो लीडरशिप होती क्या है, हम क्या लीडरशिप में से क्या हासिल करना चाह रहे हैं, लीडरशिप क्यों चाहिए होती है, वो क्या आपको पता चल जाएगा व्हाट इज लीडरशिप। टकमैन एक बंदा था, उसने एक मॉडल बनाया था जो कि टीम्स को डेवलप करने के लिए था। वो भी हम थोड़ी देर में सीख लेंगे कि टकमैन मॉडल क्या है। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे डेफिनेटली कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट जरूर होती है। हर बंदे की किसी न किसी के लिए लड़ाई है, कोई किसी के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाह रहा। और एक एंड में कंसेप्ट आपको दूसरा सेल्फ कंसेप्ट, कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये सारी साइंस है, और मैनेजमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जाएंगे। जी मैं कौन हूं, मेरा नाम है जी सैयद मोहसिन जैदी। आई एम बीएससी मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूनिटी लाहौर। एमफिल किया मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं क्वालिटी हेड हूँ ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी मेरे जितने भी यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर पड़े देखे हैं वो सब ओरिएंट पे ही यूज कर रहे हैं आप लोग। और मैं जो प्रोडक्ट्स उनकी देख रहा हूँ, मैं फ्रिज देख रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर डिस्पेंसर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, और ये तमाम चीजें मेरे अंडर ही आती हैं। एक जर्मन बेस्ड कंपनी है वो एथीनियम, उसका मैं टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ, ऑनलाइन वर्चुअली उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अमेरिका से, यूरोप से मुख्तलिफ क्लाइंट्स मेरे से आते हैं, बिजनेस करते हैं। 1 आवर कंसल्टेंसी होती है, उसके अगेंस्ट वो मुझे पे करते हैं और मैं उनको कंसल्टेंसी करता हूं। लीड ऑडिटर हूं जी मैं ISO 9001, 14001, 45001। उसके अलावा ऑफिशियली सिग्नेटरी हूं और कंसल्टेंट हूं PSQCA, यहाँ पे भी आपके ऑफिस है PSQCA वालों का। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से मुझे ये हमारे जो मालिक है उन्होंने ये कहा है कि आप मेरी बिहाफ पे साइन करके उसको डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आई एम द सिग्नेटरी ऑफ प्रिया तरह साहब के हमारे मालिक हैं ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉडकास्टर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुख्तलिफ अंग्रेजों से गुरों से डिस्कशंस करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, कीनोट स्पीकर हूँ, इसलिए आपके सामने हूँ। मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है होप के नाम से और आईमेक के नाम से। होप का मतलब है हाउस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। जितने भी लोग जो कि नए नए यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेजेस से निकलते हैं, उनको इंडस्ट्री के मुताबिक स्किल सेट्स प्रोवाइड करने के लिए ये मैं काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि वो इंजीनियर्स, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ नहीं बताया जाता, इंडस्ट्री कुछ और चीजें, यूनिवर्सिटी कुछ और चीजें, तो फिर हम उन्हें ऑनलाइन सेशन में बताते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके बताते हैं कि ये सब चीजें भी एकेडमिया, ट्रेनिंग डायरेक्टर साहब जो उनसे बात हो रही थी कि एकेडमी और ट्रेनिंग ये सब साथ साथ है, ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ चलती है। NLP एक्सपर्ट हूं जी मैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और इंशाल्लाह ताला अगर आपसे कभी दोबारा मुलाकात हुई तो NLP मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, आप लोगों में से NLP के बारे में कोई जानता है? कोई एक बंदा
नहीं जाओ। मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं बल्कि सर एक सेशन था एनएलपी पे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन मैंने एनएलपी सीखा था उस दिन को मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या, मुझे ऐसा लगा था कि वो दिन, उससे पहले मैंने सारे दिन बेहोशी में गुजारा। और जिस दिन एनएलपी का मुझे पता लगा तो मुझे पता लगा कि दुनिया में लोगों को कैसे जानना। और उसके साथ जुड़ी हुई एक चीज थी इमोशनल इंटेलिजेंस। इन दो टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को डेफिनेटली सबसे पहले डिस्कस की है, तो वो आप लोगों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे जिसमें एनएलपी और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपकी जिंदगी इतनी इजी हो जाएगी, आपके घर में जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको अपने बच्चों को समझना आ जाएगा, आपको अपनी बेगमात को समझना आ जाएगा, अपने बॉसेस को समझना आ जाएगा, आपको अपने रिश्तेदारों को समझना आ जाएगा। यानी कि ये समझना कि जो जॉब की मुश्किलात है वो सारी आपकी खत्म हो जाएगी अगर आपके दो टॉपिक एनएलपी और इमोशनल इंटेलिजेंस आप सीखे। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, बात करते हैं कि पॉसिबल कॉजेस ऑफ एम्प्लॉयज डीमोटिवेशन। आप लोगों से सवाल है, डीमोटिवेट क्यों होते हैं? बताएगा मुझे कि हम डीमोटिवेशन की वजूहात क्या क्या होती है, आप बताइए क्या वजह है? तो यही वजह होगा, not getting the expected results, hindrance नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बिल्कुल सही कहा। कोई और बताएगा क्यों सर? हम क्यों डिमोटिव होते हैं? हमें क्यों जॉब के ऊपर हमें लगता है कि हम वैसा नहीं, डिससैटिस्फाइड क्यों महसूस करते हैं? जब कोई पर्सनल जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी नहीं हो रही है, जो आप किसी भी इदारे में जो ज्वाइन करते हैं कोई एक्सपेक्टेशन लेकिन वो पूरी नहीं होती तो डीमोटिवेशन। जब आप कुछ करना चाह रहे हैं, कहीं से अप्रूवल नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे हैं, आपकी फॉर एग्जांपल जब पे पैकेज में इजाफा चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो आपको डिमोटिवेट। दो ऑप्शंस आ गए। कोई और बताना चाहेगा? मैं इसको ना एक इंटरेक्टिव सेशन रखना चाह रहा हूं जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। कोई और बताना चाहेगा? अगर एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके लेवल बदल उसको वो क्रेडिट नहीं दिया जाता, एप्रिसिएशन नहीं मिलती, एप्रिसिएशन नहीं होती, तो उसके नतीजे में चीज बिल्कुल सही है। ये सारी बातें ही ऐसी हैं जो कि हमें डिमोटिवेट करती है। और बहैसियत इंसान हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। बहैसियत इंसान हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी काम करते हैं तो हमें एप्रिसिएशन भी चाहिए, हमें मोटिवेशन भी चाहिए। मोटिवेशन क्या है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम डिमोटिवेशन की बात, लैक ऑफ रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन फॉर देयर एफर्ट। जैसे सामने बताया, हम भी काम करते हैं, कोई हमें कहता है यार नहीं काम की है, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ ऐसा पहले ना मित्सुबिशी वाले हैं पाकिस्तान में। मित्सुबिशी आपको पता है बहुत बड़ी एसी बनाने की बात। मुझे 15 दिन का टास्क दिया गया और उस 15 दिन में मुझे कहा गया कि आपको एक मैनुअल आईएसओ का बनाना है, आईएसओ 9000। और दिन रात एक करके मैंने वो 15 दिन में वो मैनुअल बनाया, क्वालिटी मैनुअल, जो कि उनको चाहिए। जब मैं अपने बॉस को वो प्रेजेंट करने गया तो उसने ये भी नहीं देखा कि मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, उसने मुझसे वो मैनुअल लिया और वहां पर, यानी कि मैं जो एप्रिसिएशन चाह रहा था, जितनी मेरी एफर्ट थी वो मुझे नहीं मिली, मुझे बोला। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते हमें मोटिवेशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। कहीं किसी दो बंदों के सामने मैं एक अच्छे बॉस की डेफिनेशन पढ़ रहा था कि एक अच्छा बॉस वो होता है जो जब आप मौजूद ना हो तो कमरे के अंदर आपकी तारीफ कर रहा है। और जैक मा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जैक मा कहता है कि 20 से 30 साल की उम्र में एक काम करें, आप सबसे अच्छा बॉस बने। हालांकि बड़ी मुश्किल बात है, मतलब किसी से आके पूछ नहीं सकता कि अच्छा बॉस कौन है। वो कहते हैं 20 से 30 साल की उम्र में एक अच्छा बॉस बने और 30 से 40 साल की उम्र में उस बॉस से वो सारा काम सीख ले जो कि आपने 40 से 50 साल की उम्र में खुद ब खुद 20 से 30 साल में अच्छा बॉस आपको मिल जाए, आपकी जिंदगी समझ जाए, बिकॉज वो आपकी उंगली पकड़ के चलाता है, आपको आगे इनसफिशिएंट पे और परसीव्ड अनफेयर कंपेंसेशन, यानी कि पे पैकेज हमारा सही नहीं होता। और क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट के इदारे में, हमारा क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा जाना होता है, गवर्नमेंट के इदारों में भी कभी कभार जाता है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इदारों के कितने मसले हैं। मोटिवेशन पैदा कैसे हो, मुझे ये बताएं कि जब आप एक काम करने पे, लेट्स से आपके एक बॉस है, और मतलब मुझे गवर्नमेंट के इदारों का ये भी पता है कि 2-2 महीने, मुझे लगता है कि अगर छुट्टियां भी आप लोगों को काफी लंबी मिल जाती है। प्राइवेट इदारों में हम 2-2 महीने की छुट्टियां कर सकते हैं, बल्कि 2 साल की भी छुट्टियां मिल जाती है, मुझे पता है। तो अगर किसी के साइन फंसे हुए हैं, किसी की पे का मसला है, किसी की फाइल कोई फंसी हुई है, तो वो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज। तो अगर किसी की छुट्टियां पे और गवर्नमेंट के इदारों में ज्यादातर लोगों की पे इसका मसला लिमिटेड
अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोग को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है आपके कैरियर ग्रोथ, जहां पे आप हैं 5 साल पहले जो था, आप 5 साल बाद भी आपकी वही अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है, आपको ग्रोथ का ही नहीं मौका मिल रहा। कैसे आगे बढ़े? दुनिया तो हर मिनट में नहीं, हर सेकंड में आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी आपकी हर सेकंड में आगे जा रही है। एक बंदे ने अगर लेट्स से, आप लोगों में से इंजीनियर्स भी बैठे होंगे, आप लोगों में से मास्टर्स भी कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन अगर आप उसी सारी चीजों को लेके जो 5 साल पहले आपने की थी वहीं पे है, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि उस इदारे को आपके बारे में ये सोचना चाहिए कि आपकी इंप्रूवमेंट ग्रोथ की कैसे की जा सकती है, और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आप लोग तो माशाल्लाह ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे रखते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बात बताऊं, लीडरशिप सब कुछ करते हैं। शुरू में बड़ा अजीब लगता है, बारिश का पहला कतरा बनना बड़ा अच्छा, लेकिन हर जगह का बॉस जो है ना, वहां का कल्चर अपना डेवलप। मैं जहाँ पे बॉस हूँ, मैंने अपना कल्चर खुद डेवलप किया। अगर मेरे नीचे वाले लोगों को पता है कि पर्सन साहब किस तरह बिहेव करते हैं, इनका मूड कैसा होता है, कैसे हमें डील करते हैं वगैरह, तो आपके बॉसेस आपका कल्चर चेंज कर सकते हैं। पोर लीडरशिप और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लीडरशिप की बात हो रही है, डेफिनेटली बॉसेस अगर इंप्रूव अपने आप को करेंगे तो ऑब्वियसली कल्चर ही चेंज हो जाएगा। एक्सेसिव वर्कलोड एंड पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, जब वर्कलोड ज्यादा होगा, फाइलें ज्यादा हो जाएंगी। मैं पिछले दिनों एक साहिब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे 3 बातें की और मैं बड़ा खुश हूं। उन्होंने कहा, शाह साहब मेरी कभी पे जो है ना, पे कभी भी लेट नहीं हुई, पे कभी भी करते मेरी लेट नहीं हुई। मैंने अपने एम्प्लॉयज को हमेशा टाइम पे दी, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं मैंने कभी भी संडेज को या सैटरडेज को नहीं बुलाया, प्राइवेट गुजारी की बात। तीसरी बात उन्होंने ये की कि 5 बजे के बाद मैंने कभी एम्प्लॉयज को भी नहीं कहा कि रोके। मैंने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट इदारों में तो हमें पता है कि रात को 8 बजे तक भी रोक ले, आने का टाइम होता है, जाने का टाइम भी, क्योंकि हमें पता है रात को 8 बजे, संडेज को भी हम ड्यूटीज पे जाते हैं, सैटरडेज को भी जाते हैं। बल्कि इनफैक्ट हम, मतलब मैं प्राइवेट इदारे में क्योंकि काम करता हूँ, हमने 23 मार्च को भी 5 बजे ड्यूटी की हुई है, 12 रबीउल अव्वल को भी इन्होंने हमें बुलाया हुआ है। और इनफैक्ट आज से 2 साल पहले क्योंकि लोड डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा थी, जब ये पाबंदियां नहीं लगी थी, तो हम लोगों ने ईच एंड एवरी ड्यूटी, मतलब प्राइवेट इदारों में इस लेवल पे आप लोग, तो वर्कलोड जो है डेफिनेटली आप लोगों में भी होता होगा। वर्कलोड ज्यादा हो जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस के पूरा कंप्लीट टॉपिक है। घर वालों को कितना टाइम देना है, बच्चों को कितना टाइम देना है, आपने अपने आप को कितना टाइम देना है, सेहत का कैसे ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ। अनक्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर रोल्स, डिमोटिवेशन की सबसे बड़ी वजह ये है आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। आपके जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग जिसको कर रही है, अगर वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेगा, आपको अपने गोल्स का कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जिसके लिए हायर किया गया उसका पर्पस क्या था, काम क्या था उसका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। एक बॉस है, मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारे ऑफिस में एक साहिब है, पठान है, उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर किसी को यूज करना आता है, किसी को नहीं करना आता। अब अगर मैं उनको मेल करूंगा तो मुझे उम्मीद है वो मेरी मेल नहीं पढ़ेगी, इसका मतलब कम्युनिकेशन तो सही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है या मुझे जाके उनको बात बतानी पड़ेगी, और या उनके ऑफिस में जाके बात बतानी पड़ेगी, या उनके पीए को जाके बात बतानी पड़ेगी। अमूमन ये होता है कि हमारे बॉसेस जो चाह रहे होते हैं उसके मुताबिक हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती। और दुनिया में मेरा मानना ये है कि 99% मसाइल मिसकम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। और ये मिसकम्युनिकेशन के ऊपर मैं आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग, ये भी एक ट्रेनिंग पूरी की पूरी है कि कैसे मिसकम्युनिकेशन से बंदा कुछ और कह रहा होता है, अगला मतलब कुछ और समझ रहा होता है और बात कुछ और होती है। तो नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विद द कोलीग्स, ये जो गॉसिपिंग होती है ना, ये डिमोटिवेट करती है। ऊपर 2 बॉसेस आपस में बात करते हैं, नीचे हर बंदा बात करेगा और हर जगह होगी, वो दोनों मुमकिन है कि अपनी आपस में बात कर रहे हो, लेकिन नीचे हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक राय ले रहा हो। तो मेरे लगता है ना नया काम कर रहे हैं, लगता है कि एग्रीमेंट ही नहीं लगनी है, लगता है वे उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, मतलब कि आपस में गॉसिपिंग दुनिया की सबसे बड़ा झूठ का नाम गॉसिपिंग। और ये हमारा फेवरेट टाइम पास है, इसके बगैर तो हमारा टाइम नहीं गुजरता। वो कहता है यार मैं तो गॉसिपिंग ही नहीं करूंगा तो फिर जॉब पे मेरा टाइम कैसे गुजरेगा? तो ये इनसफिशिएंट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर दिस, और ये गवर्नमेंट के इदारों में बहुत बड़ी मोटिवेशन की मेन वजह ये है कि एक तो सपोर्ट भी नहीं मिलती बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात रिसोर्सेज भी नहीं होते
कहाँ से पैसे फंडिंग आए, कहाँ से आपका प्रोजेक्ट। पिछले दिनों हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमें ये पता चला कि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं फंडिंग ना होने की वजह से। तो आप लोग गवर्नमेंट के इदारों में आप लोग समझते हैं कि किस किस लेवल पे हमारी हुकूमतों को मसलों का शिकार होती है। अच्छा, ये मैनेजमेंट का वर्ड हमने बहुत सुना होगा। मैं चाहूंगा कोई मुझे बताए कि मैनेजमेंट क्या होती है, कोई मुझे बताए। और ऑनेस्टली बताओ, यहाँ ये समझिएगा कि हमें किसी को भी नहीं पता, सब मुझे भी कुछ नहीं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। गोरा इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को क्या कहता है कि इसमें से लर्न करके जाता है। मैनेजमेंट किसको समझते हैं? हर एक चीज के साथ मैनेजमेंट लगा हुआ है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट होती क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? प्लीज कोई बताएगा, कोई मैसेज दे दे। To get the work done. To get the work done, this is called management. मैनेजमेंट वो है जो आपको टारगेट देते हैं, टारगेट पूरा करने के लिए रिसोर्सेज देते हैं। बहुत वेरी गुड, आपकी भी डेफिनेशन सही थी, आपकी भी नॉट बैड। उसको रिसोर्सेज भी दे आप, वन ऑफ द डेफिनेशंस। कोई और बताना चाहेगा? और एक टाइम फ्रेम में वो चीज वो अचीव भी होना चाहिए। विद इन अ टाइम फ्रेम वो गोल अचीव भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेट हो गया तो सारी बात है, उसका फायदा ही कोई नहीं। मेरे ज़हन में दो बंदों की कहानी आ रही जो कि इतना बड़ा एक्टिव था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। एक बंदा बड़ा एक्टिव था और एक बंदा बड़ा लेजी था, और हर तरह के लोग थे। मेरा मानना ये है कि अगर थोड़ा सा किसी को अल्लाह ने हम बता हो ना साहिर नहीं दी हुई, तो जो बहुत ज्यादा एक्टिव है उनको साथ लेके उसको चलना चाहिए। अमूमन हमारे मुआशरे में जहाँ पे हम बड़ा जालिम मुआशरा है, हम क्या करते हैं कि जो पीछे रह जाता है हम उसको आगे नहीं लेके जाते, उसकी उंगली नहीं पकड़ रहे। और बाज़ बात वो वासिफ अली वासिफ साहब की बात मुझे याद रहती है। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि वो बंदा जिस पे अल्लाह का करम हो उससे कभी पंगा मत लो। और वो करम वाला बंदा क्या, उसके काम वो बड़ा सादा सा होता है, उसके सारे काम सही हो रहे होते हैं, लोगों की नजरों में वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह की नजरों में उसके ऊपर बड़ा अल्लाह का करम होता है। तो ऐसे दो बंदे थे, एक बड़ा एक्टिव था, दूसरा बंदा बड़ा स्लो था। एक्टिव बंदे ने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लिया विद इन द टाइम फ्रेम, और जो लेजी बंदा था उसने टाइम फ्रेम में काम नहीं किया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कंपनी ने उस दूसरे बंदे को कहीं ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया और वो दूसरे वाले बंदे से आगे निकल गए। सो दिस इज द वे कि किसी भी वक्त अल्लाह पाक सुन सकता है हम जिस मुआशरे में। मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है। इसके बाद मैनेजमेंट के बाद में आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी पता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इसको प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्शंस भी दी जाती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैंने किसी वर्कर से कोई काम लेना होता है ना, बहसियत बॉस दो चीजें हैं। अब सारे बॉसेस यहाँ बैठे होंगे और आप अपने नीचे कमांड करते होंगे। मैं उस बंदे को बुलाता हूँ और उसे मैं छोटी सी मिसाल, अगर मैंने उसको कहीं पे काम भिजवाया था तो मैं सारा गाइड करता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, गेट है, गेट में तुम्हें ये बंदा मिलेगा, उसको तुमने ये कहना है, उसके बाद फलां जगह पे जाके राइट टर्न करोगे। फिर एक वर्कर को मैं सब कुछ समझा रहा हूं। बॉस का काम ये है कि उस बंदे के लिए काम को आसान करे। हमारे यहाँ सिस्टम क्या हो रहा है कि बॉस कहता है कि ये काम कर आओ, और जब वो वर्कर वो एम्प्लॉय काम गलत कर देता है तो बॉस फिर उसको डांटता कि तुमने तो ये काम ही नहीं करना, ये काम ही तुमने सही नहीं किया। तो उस वक्त पहले अगर बॉस ने उसको समझा दिया होता तो काम उसके लिए आसान हो जाता। और नीचे जो एम्प्लॉय है, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो ज़हन है, ये हिकमत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और ये तकसीम बराबर नहीं की गई, किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई। जो बॉसेज होते हैं आम तासुर ये है कि उनके पास हिकमत ज्यादा होती है, लेकिन बाद बात उनके पास पावर ज्यादा होती है। हिकमत से वो पावर का इस्तेमाल करते हैं, जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लोग डरना शुरू कर देते हैं, उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पहले प्लान करनी पड़ती है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है, एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, जैसे सर ने कहा, टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं जी मैनेजमेंट। एक खास किस्म के गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आप एग्जांपल कोट किए, दैट इज आई थिंक अबाउट माइक्रो मैनेजमेंट।
माइक्रो मैनेजमेंट को तो अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता और ये माइक्रो मैनेजमेंट जब यहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट हो जाता है आपके इंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैक्रो मैनेजमेंट का मैं आपको बताऊं, मैक्रो मैनेजमेंट का मतलब पता क्या है? किसी बंदे ने खांसी की है तो खांसी क्यों की है, किसी बंदे ने किसी से बात की है तो बात क्यों की है, किसी बंदे ने किसी बंदे को ऑफिस टाइमिंग के बाद बाहर जाके मिला तो वो क्यों मिला। दिस इज कॉल्ड मैक्रो मैनेजमेंट। और वो जो बॉस होता है वो खुद तो अजाब का शिकार होता ही है, और उस बंदे को जिसको नीचे मैक्रो, हमारे बहुत से घरों में मैक्रो मैनेजमेंट होता है, हमारे डोमेस्टिक माहौल में मैक्रो मैनेजमेंट, ऑफिस में तो हम कर ही रहे हैं। जो बंदा जितना, मेरी बात हमेशा याद रखे, और ये सब आप लोग में से सीनियर बैठे हुए हैं, आपको मैं बता दूं, जो बंदा जितना अंदर से कमजोर होगा वो उतना मैक्रो मैनेजमेंट। आई रिपीट माय वर्ड्स, जो बंदा जितना कमजोर होगा ना वो अगले बंदे को उतना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जो बंदा जितना अंदर से मजबूत होगा वो उतना ही अगले बंदे को इजी रखेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे आप? जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना, स्पेशली हम वैसे अगर हम उसको हर स्टेप नहीं बताएगा तो वो शोर करते रहेंगे, सरप्राइजेस आएंगे। लेकिन वो बॉस है ना, उसके भैया अपना है ना, वो बॉस है ना, वो तो ऊपर वाली चेयर पे बैठे किसी भी नीचे की बात करें, नीचे मैक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो रिपोर्टिंग है उसको हर चीज़ नहीं बताएंगे, जिस बंदे को रिसीव करवा के आने की साइन करवा के हर चीज़ नहीं बताएगा तो वो रिजल्ट ना, वो हम उसको गाइड कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। मैक्रो मैनेजमेंट नेगेटिव भी यूज होता है। मैक्रो मैनेजमेंट का मतलब पता क्या है? एक एक चीज पे नजर रखना कि वो बंदा कर क्या रहा है, एक एक चीज पे नजर रखना। दिस इज कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो मतलब छोटे लेवल पे। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि अगर वो खांसी भी कर रहे होंगे, यार तुमने खांसी भी की है, वो बाहर किसी से मिल रहा है, वो किसी की शादी, मैंने ऐसे बॉसेस को देखा है जो बाहर किसी बंदों से मिल रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं भाई तुम मुझसे मिलने क्यों गए हो? भाई 8 to 5 की जॉब में वो तुम्हारा वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसके बाद तो उसको छोड़ दो उसके हाल पे, वो सारी जिंदगी के लिए तो आपका मुलाजिम ही ना बन गया। दिस इज कॉल्ड मैक्रो मैनेजमेंट। कि अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे अगर मेरा बॉस मुझे काम दे के ये तुमने मुझसे ये काम 3 घंटे में कर दे, अब वो 3 घंटे में मुझे हर आधे घंटे पर 5 मिनट बाद कॉल करे कि आपने ये कर दिए, ये कर दिए। दिस इज कॉल्ड मैक्रो मैनेजमेंट। आपने वहां से टूल उठा लिए, आपने वहां पे उसका पेज टाइट कर दिया, आपने बंदा भिजवा दिया। सो दिस इज मैक्रो मैनेजमेंट। उसको इतना मैनेज करना, छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। जो बॉस होता है ना, उसका काम है स्ट्रैटेजिक प्लान करना, निचले लेवल के बंदे को उसके इमीडिएट बॉस तक है। आई होप यू गेट माय पॉइंट, मुझे उम्मीद है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? हम सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के जो है ना वो ऐसी तंजीम जिसमें मुख्तलिफ लोग हों और उनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाएं, बहुत सारे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन उनका ऑब्जेक्टिव सेम हो। बिल्कुल सही, सर ने बिल्कुल सही बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हर डिपार्टमेंट, जैसे आप लोग के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है डिफरेंट किस्म के, हमारे प्राइवेट सेक्टर में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट है, हमारे पास ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमारे पास इन्वेंटरी डिपार्टमेंट है, हमारे पास वेयर हाउस है, तो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये सारे डिफरेंट लोग, जब इनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है? मुझे लगता है कि आप सबको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन गोल क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा ही पैसा कमाना। जो मेरे ख्याल में उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जो है काम कर रहे हैं, उसके जो फंक्शंस हैं उनको जो है वो जो भी टारगेट हैं या जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो एग्जीक्यूट करना। ये तो हो गया फंक्शनल डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। एक ओवरऑल जो ये हो गया डिपार्टमेंटल लेवल, ठीक है, जिसको हम फंक्शनल लेवल कहते हैं। स्ट्रैटेजिक लेवल या बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा है, उसका काम क्या है? किसी भी इदारे की, गूगल ले लें, आप अपना इदारा ले लें, कोई भी काम,
सर हेल्थ का है तो उसका मतलब है तो किसी हेल्थ का डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल तो मॉनिटरिंग वगैरह नहीं देते इसको हम कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो किस्म, आपने बिल्कुल शाबाश, बड़ी अच्छी बात की आपने। दो किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस। हम जब भी किसी इदारे को बनाते हैं उसका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, टू जनरेट द रेवेन्यू। अगर किसी बंदे ने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, वो कर तो मरीजों का इलाज रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना भी तो मकसद है, ठीक है? वो उसने तनख्वाहें भी देनी है डॉक्टर्स की, उससे जो उसके नीचे स्टाफ काम कर रहा है उनको भी मैनेज करना है, रेवेन्यू कमाना, कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना, ये किसी भी इदारे का काम। तो उस सारे काम को करने के लिए क्या करते हैं? तमाम लोग मिल के काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ लोग, और उनकी मुश्तरका चीज को क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन। An organization is a group of people who work together to achieve common goals and objectives. अच्छा जी, what is the difference between group and team? मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको पहले पता होगी, लेकिन आज जैसा नाम है आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होती है? What is the difference? तो जटिल सी बात मुझे बता दें कि ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होता है। ग्रुप का नाम आपने बहुत दफा सुना होगा, और मैं यकीनन जब मैं बताऊंगा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उस टीम की हाई परफॉर्मर जो है, अब उसने उसको आके कहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको साइड पे किया है, दूसरे बंदे को उतारा है, और एक टीम के तौर पे अब ये काम कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि इसके अंदर, इनके अंदर चेंज कैसे आएगी, अब ये ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करेंगे। अभी देखो कि अब पहले स्ट्रगल एंड ग्रो था, उसका नाम अब नो स्ट्रगल उन्होंने नाम है, और क्योंकि उन्होंने अपनी खामियों को तलाश कर लिया, उन बंदों को ढूंढ लिया जो कि उनको काम करने में प्रोडक्टिव भी थे, लिया उनको, और आप ये देखिए वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, एवरीवन गोइंग परफॉर्मिंग। तो ये देखिएगा, ये एक तरीका होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमने अपने इर्द बंदों को देखना है कि किस किस्म के। अब हम आ जाते हैं जो कि मुझे कहा गया था और मैं बड़े दिल से इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहा हूं। तो व्हाट इज कंफर्ट जोन? एक ऐसी जगह, ये ऐसी जगह है जहां पे हर कोई रहना पसंद करता है। दिस इज अ जोन, कंफर्ट जोन। वो कहते हैं जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक हाथी जो होता है ना, हाथी को एक बंदा जो है ना, वो ले आता है जंगल से, और उसको ला के ना एक दरख्त के साथ बांध देते हैं। अब वो जंजीर के साथ बांधते हैं, उसको 2 साल बांधते हैं। हाथी बड़े भाग पाँव मारता है, बड़ी एफर्ट करता है कि मैं वहां से अपने आप को छुड़वा लूं, लेकिन हाथी अपने आप को छुड़वा नहीं सकता। जब 2 साल गुजर जाते हैं तो वो ये क्या करते हैं कि वो हाथी को, तो हाथी को क्या करते हैं कि वो उसकी बजाय ना जो हथकड़ी थी और जो उसके उन्होंने वो चेन लगाई हुई थी, उसकी बजाय रस्सी से बांध देते हैं। हाथी अब बड़ा भी हो जाता है, पहले वो बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को लाते हैं दरख्त से बांधा हुआ, एफर्ट करता है, नहीं वो छूट पाता, बाद में उसको रस्सी से बांध देते हैं। वो बड़ा हो गया, रस्सी को तो आराम से तोड़ सकता है, लेकिन वो रस्सी को नहीं तोड़ता। आदत पड़ गई है, आदत उसको पड़ गई कंफर्ट जोन की। तो वो दूसरी भी एक, मुझे वो बड़ी अच्छी एक वो कहानी याद आ गई कि ना 2 परिंदे थे। एक राजा को ना किसी ने गिफ्ट किया, और वो दोनों परिंदे, राजा को शौक हुआ कि इनको ना बड़े प्यार से पालो, और ये मुझे ना आसमानों पर उड़ते नजर आने चाहिए। वो एक दिन सुबह सुबह गया, उसने कहा इनको उड़ाओ, उसे उड़ाया, एक परिंदा हुआ आसमान, वो झुक के आ गया, वो दूसरा परिंदा अपनी जगह बैठा रहा। उसे कहा यार ये क्या चक्कर है? कहते ये क्यों नहीं उड़ा? किसी के पास कोई जवाब। उसे कहा तुझे मैंने इनकी जिसको ट्रेनिंग के लिए कहा था, उसे कहा मैंने तुझे कहा था इनको ट्रेन कर, उड़ना तूने इसको उड़ना क्यों नहीं सिखाया? कहता जी मैंने 2 बार सिखाया जी, एक तो मेरी गल मानता है, दूसरा नहीं मानता। वो कहता मैं कल दोबारा आऊंगा, कल दोबारा देखूंगा कि कितना ऊंचा उड़ते। वो एक फिर ऊपर चला गया, दूसरा फिर बैठा रहा। उसने बादशाह ने ना 1 हफ्ता चेक किया, उसे पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि मैं आधी सल्तनत दूंगा जो इस दूसरे परिंदे को यहां से उठाए। एक किसान बेचारा वहां से गुजरना था,
किसान ने कहा लो जी मेरे को बोल भी कुछ है नहीं, चलो मैं ये एफर्ट करके देखता हूँ परिंदे को उड़ा के देखता। वो परिंदे के पास गया और थोड़ी देर के बाद बादशाह ने देखा कि वो परिंदा उड़ रहा। उसने उसको इनाम इकराम दिया और वो बड़ा खुश हुआ बादशाह उसे। बादशाह ने किसान को बुलाया, उसने कहा यार हमने बड़ी एफर्ट की, बड़ा हमने इसको, कोई इसको उड़ा नहीं सका, तुमने इसको कैसे उड़ा दिया? उसे बड़ी प्यारी बात किसान, उसके सामने कहा कि जिस लकड़ी की टहनी के ऊपर वो बैठता था मैंने उसको काट, जिस कंफर्ट जोन पे वो बैठता था मैंने उसको काट दिया, अब उसको उड़ना ही पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी और वो उड़ना शुरू हो। मैंने पिछले दिन वीडियो देखी और मैं बड़ा हैरान, वो एक घोड़े की वीडियो थी और शायद आप लोगों में से किसी ने लिंक्डइन पे वो देखी हो। मैंने उसको 2 दफा देखा। उसमें एक घोड़ा है और एक खातून उस घोड़े को चला रही है, उन्होंने उसके गले में कुछ नहीं बांधा, कोई रस्सी नहीं है, और घोड़े को ये फील हो रहा है कि मेरे गले में रस्सी है, और वो सिर्फ इशारों के साथ उसको चला रही है, और घोड़ा इस बात का आदी हो गया है कि शायद मेरे गले में वो रस्सी, और बगैर रस्सी के वो चल। तो हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हाट इज ओवर कंफर्ट जोन। हमारा अब सबको पता है थॉट्स क्या होते हैं, आपको जानते हैं थॉट्स, ख्यालात क्या होते हैं, व्हाट आर ओवर थॉट्स। मेरा फेवरेट टॉपिक है थॉट्स। ख्यालात क्या है, हम सारा दिन में 1 मिनट में हम तकरीबन 500 से 600 थॉट्स सोचते हैं अपने दिमाग में। तो ख्यालात क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, क्या होते हैं ख्यालात? गोलो कोई और बताए, मैं चाहूंगा सारे टॉपिक उनको बताएंगे, एफर्ट करें। थॉट्स क्या होते हैं, व्हाट आर थॉट्स, ख्यालात क्या होते हैं? माइंड प्रोसेसिंग, वेरी गुड। आप कोई एनीवन प्लानिंग भी थॉट, सॉरी आइडिया भी थॉट है, आइडिया इज आल्सो सॉरी पॉसिबिलिटी भी एक आइडिया है, आइडिया है। बेसिकली थॉट्स जो है वो एनर्जी है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है, उसको थॉट्स कहते हैं। हमारे, आप सबको पता है, थोड़ा सा मुझे कंफर्ट जोन को समझाने के लिए ना ये बात समझानी पड़ेगी कि हमारे अल्लाह पाक के हमें 2 दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस है शऊर और एक लाशऊर, शऊर और लाशऊर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब कॉन्शियस का मकसद है चौकीदार का काम। जैसे आपने वो देखा होगा कि जब आप किसी नाके पे से गुजरते हैं तो वो खुल जाता है, देखा आपने, गाड़ी गुजर जाती है फिर वो नाका बंद हो जाता है, तो वो कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस 95% हमारा सबकॉन्शियस है, 95%। हमारे आजकल मोबाइल के थ्रू जिसको ट्रेन किया जा रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन किया जा रहा है। जो मोबाइल नहीं छोड़ते वो हमारा सबकॉन्शियस हमारे जहन को लूट के ले ले। अब हमारा सबकॉन्शियस, आपको एक और तो फिर आपको पता लगेगा आपका कंफर्ट लेवल कैसे बनता है। मैं आपको ये देखिएगा, ये इससे बहुत क्लैरिटी हो जाएगी बात। ये रूटीन है, इस मूवी का नाम है रूटीन, सब 2 से 3 मिनट की। ये बंदे की रूटीन रोज सेम है, देखिएगा करता क्या। सुबह 6 बजे हमारा भी हाल ये होता है, हमारा उठने को दिल नहीं करता। उसके बाद वही रूटीन है, और भी ऑफिस जाने की तैयारी। मतलब इतने दिन गुजर गया, इसकी रूटीन यही है। सुबह उठता है 6 बजे, किचन जाता है, और डर देखिए कितना है उसको, क्योंकि रूटीन सेम है ना, तो वो उसके अंदर एनर्जी आपको नजर नहीं आएगी।
कि उसका सबकॉन्शियसली वो ट्रैप हुआ है अपने कामों में सारे, और रूटीन भी उसकी सेम है, बोर लाइफ है उसकी। डेली एक तरह के काम कर रहा है, चेंज नहीं है। चेंज नहीं है, सब भी देखिएगा बिल्कुल। आप आपको इसमें से बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। सेम अब वो पहला दिन है ना, वो जा रहा है, लेकिन उसके सामने से गुजर गया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रेन में बैठा है, ऑफिस जाने लगा है, ऑफिस पहुंच के तेईस फ्लोर पे उसका ऑफिस है, गया है, वही रूटीन उसकी। अच्छा, और जाकर अपने ऑफिस से, अब ये देखिएगा उसके कंधे में एक चीज छोटी सी बैठी हुई है, ये उसकी रूटीन है। ये देखिएगा, ये रोज जब उसकी रूटीन रोज रोज सेम रहेगी तो वो रूटीन उसकी बड़ी होती जाएगी। वो देखिएगा, वो ब्लैक बन वही वो स्मोकिंग, उससे आके टेंशन में आके स्मोकिंग भी, और उसकी रूटीन छोटी है अभी, वो साथ देखिएगा ब्लैक कलर की उसकी रूटीन। 8 बजे दोबारा घर आया, घर में खिड़की के पास और ये ऑटो पे चल रहा है, इसका अपना अपनी कोई इमोशंस नहीं है, ऑटो पे चल रहा है ये बिल्कुल। तो शादी कर लेती है, ये बच्चे मदद तो नहीं करती रूटीन तो चेंज हो रहा। लेकिन दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन उसकी रूटीन सेम फिर वही है, सुबह 6 बजे। और ये देखिए उसकी रूटीन बड़ी हो गई है साथ, वो जो ब्लैक कलर की, आप वो उसकी रूटीन को शो कर रहे हैं। पहले वो फर्स्ट सीन में जब हमने देखा था तो छोटी रूटीन थी उसकी, अब वो उसकी हैबिट बन गई है, और हैबिट उसकी रोज बरोज दिन ब दिन बड़ी होती जाती है। फिर इसको चाहिए शादी करा, ये वो आइडिया आ गया ही, ये इसको आइडिया पहुंच जाए। इसका बॉस जो चेंज करते हैं शादी में जाने से पहले बॉस चेंज करेंगे। क्या पता हो गई हो क्या होगा, होगी हो तो ये वाला सीन उसके बाद का। अब ये देखिए हैबिट्स उसकी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, सेम वही रूटीन है, और रूटीन उसकी और वो हैबिट देखिए उसकी होते 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 सेम वही रूटीन। ये इन द लॉन्ग रन यही डेली रूटीन हमारे कंफर्ट जोन में, जो कि उसने उसको ओवरकम कर लिया। फिर वही 6 बज गए, फिर वही रूटीन, और एक वक्त आता है कि वो उसके बराबर उसकी रूटीन हो गई और उसको ओवरकम कर दिया। अब आज कुछ चेंज हुआ है, बारिश हुई है, उसको याद आया कि मेरी रूटीन तो देखो वो किस तरह की सेम रूटीन है मेरी। सो ये जो हमारी डेली हैबिट्स है ना, हमारे थॉट्स जो है ना, हमारे थॉट्स हमारी हैबिट्स बनाते हैं, और हैबिट्स हमारा बिहेवियर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर सुबह किसी को 4 बजे सुबह उठने का इत्तेफाक होता है ना, तो अगर 3-4 दिन उठे तो उसकी रूटीन बन ये अल्लाह पाक ने इतना प्यारा माइंड में दिया ना, मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं कि हमारा पूरा माइंड में ना सीपीयू, ये हमारा कंप्यूटर जो है ना, ये कहते हैं कि 3000 तक सुपर कंप्यूटर हमारे माइंड के साथ बना सकते, ये 3000, यानी कि अभी 2023 चल रहा है, 3000 तक कोई सुपर कंप्यूटर हमारे माइंड के साथ कंप्यूटर शायद नहीं बना। तो जो जो कुछ हम रोज की रूटीन करते हैं वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होता है और इसकी प्रोग्रामिंग होती जाती है। उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए हमें अपनी हैबिट्स चेंज करना बहुत जरूरी है।
और उसको उस उन डेली हैबिट्स को हम कंफर्ट जोन्स कहते हैं। अब कंफर्ट जोन क्या है? देखिए वो एक जोन है ऐसा जिसके सक्सेस उसके बाहर है। अ सिचुएशन वेयर वन फील सेफ और एट ईज, कि मैं सुबह ऑफिस आता हूँ, यार खैर है काम किए यार, वही रोज का काम में क्या करना है, काम करके कोई नई चीज करके क्या करनी है। A settled method of working that requires the effort and yields only barely. उसमें से निकलता कुछ नहीं है, रोज ही हम वही काम करते हैं। The term comfort zone was originally coined by Alasdair White, ये 2009 में एक बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरिस्ट था, उसने 2009 में इस टर्म को ना बताया। कंफर्ट जोन के बाद 3 जोन होते हैं, यानी कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगेंगे ना, सबसे पहले आपको डर लगेगा यार कि मैं जो हूं मुझे पता नहीं। जी जी सॉरी, अटेंडेंस किसके पास? अटेंडेंस। अच्छा, कंफर्ट जोन से जब भी आप बाहर निकलने लगेंगे, आज मैं आपको ये बताऊं, आज इंशाल्लाह आपने आज ये नियत ये कर दी लास्ट वीक कि कंफर्ट जोन से बाहर होगा। बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग अपनी रूटीन्स को चेंज कर लेते हैं, हैबिट्स को। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आप को चेंज करना। इनकलाब भी तब आता है जब बंदा पहले सबसे पहले अपने आप को चेंज करे। सबसे मुश्किल काम अपने आप को चेंज करना। लोगों को चेंज करना तो बाद में निकलने की बात है ना, पहले तो अपने आप को चेंज करना। तो अपनी कंफर्ट जोन को चेंज करने के लिए सबसे पहले डर खौफ आपके दिल में रहेगा, उसके बाद फियर जोन है, फिर उसके बाद वो खौफ खत्म करते हैं, फिर लर्निंग जोन में जाते हैं, फिर आप ग्रोथ जोन में जाते हैं जहां पर आप सीखते हैं चीज। कंफर्ट जोन में रोज आप कहेंगे यार मैं मुतमईन हूं, मैं सेटिस्फाई हूं, मेरी जॉब तो है ना मेरे पास, मुझे कोई निकालेगा तो नहीं ना, जो मुझे रोज काम मिल रहा है वो तो मैं कर रहा हूं ना। कोई नया काम दे देंगे जो मुझे नहीं आता, मैं कहूंगा मैं भी तो फंस गया, मेरा बॉस मेरे खिलाफ है, इसलिए मुझे जानबूझ के ही काम दिए। तो कंफर्ट जोन को बाहर निकालने के लिए आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, रोज की हैबिट्स। और आप नोट कीजिएगा कि आपकी डेली हैबिट्स जो है वो बन चुकी हैं। ऐसा है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। कितने आप लोगों में सारे लोग हैं ऐसे जिनकी हैबिट्स जो है वो सबकी सेम हो चुकी है। ऐसे ही वो 5 बजे उठता, उसकी 5 बजे उठने की हैबिट है, वहां से आपने बाइक को किक मारी, यहाँ पे ऑफिस आए, ऑफिस में आके बैठे, हम भी कंफर्ट जोन का हिस्सा। अच्छा, मुझे जब ये मैंने बताया ना, जब NLP मैंने सीखा तो मैंने अपने कंफर्ट जोन को खत्म किया। और हम ऑफिस में अपने नीचे वाले लोगों के कंफर्ट जोन कैसे खत्म करते हैं, उनको डिफरेंट टास्क असाइन करते हैं। मतलब हमें पता है कि एक बंदा जो है वो फला जगह पे एसी में बैठा हो और उसको उसका एसी में बैठना तो मुनासिब नहीं है, तो हम उसको बिजी करते हैं। हमें पता होता है एक तो ये वेला बैठ के पॉलिटिक्स करेगा, और दूसरा हम इसको बिजी कर देते हैं, इसको किसी काम लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका उसका कंफर्ट जोन टूट जाता है। और एक बात याद रखिएगा, मैं इन्वर्टेड कोमास में ही आपको बात बता रहा हूं, जो आज कंफर्ट जोन में है उनका फ्यूचर हार्डशिप्स में, जो आज हार्डशिप्स में है उनका फ्यूचर जो है वो कंफर्ट जोन में, वो कंफर्टेबल हो। आई रिपीट, जो आज कंफर्ट्स में है उनका फ्यूचर हार्डशिप, और जो आज हार्डशिप में है उनका फ्यूचर कंफर्ट्स में। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा आज मुश्किलात में है तो इन्ना माल उसकी ये अल्लाह पाक तो अच्छा, ये कंफर्ट जोन से ज्यादा पता है क्या मुझे बड़ा हैरानगी हुई। अच्छा, मेरा मानना ये है, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, आपको पता है आपके तो यहाँ पे फायरिंग का फायर नहीं करते, लोगों को निकालते हैं। हमारे वहाँ पे पता क्या होता है प्राइवेट का, कि जब कहीं कभी इदारे में मुश्किल टाइम आता है ऑर्गेनाइजेशन पे ना, सबसे पहले बंदों को फायर। मैं ये कहता हूँ कि यार वो बड़े तरीके हैं पैसा कमाने के, सब माइंड यूज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस इदारे में वहां पर अगर रिजेक्शन कम कर ली जाए, रिपेयरिंग मुनासिब कर ली जाए, रीवर्क को आप कंट्रोल कर ले, तो आपके बंदे नहीं आपको निकालने पड़ेंगे। मैं अब आप लोगों पे आता हूं, अगर आप लोगों की बिजली के कॉस्ट को ही बचाना है, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने नीचे घर में काम वाली को टॉर्चर करके रखूं, वो मेरे घर की सफाई बहुत अच्छी। हम अपने इदारों में मुलाजिमीन बड़े CEO होता है, वो सबसे बड़ा मुलाजिम, डायरेक्टर्स मतलब वो जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं उसके नीचे डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद GM होता है। तो आप लोग के भी हैं, तो हम सारे तो घरों से रिस्क कमाने के लिए निकले हुए हैं ना। तो अगर आपको टॉर्चर करेंगे तो आप उनका भला सोचेंगे,
तो एक रूल बनाया हुआ है, वो रूल ये है, मैं यूनिलीवर के ना सीईओ का इंट्रोड्यूस हुआ, उसे 3 बातें कही आपको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा मेरे पास एक साल एक बंदा आया और उस बंदे ने मुझे आके कहा कि मेरे पास दवाई लेने के पैसे नहीं है। उसने कहा मैंने एक कंपनी को हायर किया, ये सीईओ का है यूनिलीवर का, बहुत बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल। उसने कहा मैंने फॉरेन से ना एक बंदे को हायर किया, एक कंपनी से उसने बात की और उन्होंने हमारे तमाम एम्प्लॉयज के लिए ना एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस को प्रोवाइड कर दिया। मुझे 400-500 देना पड़ता था एक बंदे का और उसका पूरा साल कवर हो जाता प्रीमियम के बाद। उसे कहा एक दूसरे साल क्या हुआ, उसे कहा जी एक बंदा आया कि जी मेरे बच्चों का भी बीच में शामिल है, बताओ अपने बच्चों का शामिल कर दिया, कहना मुझे 200 रुपये और देना पड़ेगा। कहता है तीसरे साल मेरे दिन में खुद ये आइडिया है कि इनके वालिदैन का भी बीच में शामिल करना चाहिए। अब ये इंटरव्यू अभी भी लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते। कहते हैं वो 3 साल हमारी कंपनी के मैक्सिमम ग्रोथ के 3 साल थे। जब मैंने वर्कर्स के लिए सोचा तो उन्होंने कंपनी के लिए सोचा। तो क्या आप समझते हैं कि आपके एसी बंद करके या आपको टॉर्चर करके काम, जितना काम आप, इतना अच्छा काम आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। आपको वो काम पता है जो नया बंदा आगे 10 साल बाद सीखेगा, वो 15 साल बाद उन बारीकियों तक पहुंचेगा। वो बारीकियां आप जानते हैं, वो फाइलों की एक एक चीज को जानते हैं और वो सारे काम जानते हैं जो कि नए बंदा तो सोच ही नहीं सकता। तो आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं तो ये सोचते चाहिए कि आवाम को जितना इजी रखेंगे ना, हमारे पाकिस्तान की आवाम ना, वो कहते हैं कि दुनिया की वाहिद वो कौम है जो बगैर वजह से खुश रहती है। मतलब देयर इज नो रीजन, गोरा तो है, वो बहुत कमा रहा है, वो लगा भी रहा है अपने ऊपर, वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम भाई गोश्ती कर लेते हैं, हम लोग एक दूसरे की बुराइयां चुगलियां कर ली, किसी कॉल कर ली, तो ये हमारे पास यही है। और वो भी भ्रास पता क्या होता है, ऑफिस में हम ऊपर बॉसेस के बारे में बात क्या होती है, इसकी भी क्या होती है। जब हम बेचारे का कुछ ही ना बिगाड़ सकते थे ऊपर वाले का, तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन साथ वाले से बात करके निकाल यार बंदा ही है, बंदा ही सही यार, उसकी हम ऐसी है उसकी बुराइयां उसको बेचारे को भी नहीं पता होगी कि मेरे अंदर ये बुरा। तो वो ये हमारा कल्चर है, हमारा गॉसिपिंग करना हमारा कल्चर। तो कंफर्ट जोन का आपको पता लग गया, ये भी मैंने आपको बता दिया लर्निंग जोन। अब निकलना कैसे है कंफर्ट जोन में से, वो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड योर कंफर्ट जोन। आप देखें कि आपकी भाई वजूहात क्या है। आप सुबह एक ही टाइम उठते हैं, ऑफिस जाके आप एक जगह बैठ जाते हैं और आप उसके बाद वही सेम काम। और एक और बात बताऊं, आपकी जिंदगी के एक दिन एक आपकी रूटीन नहीं बनेगा, आपके पूरा साल गुजर जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। पूरा साल आपका सेम रूटीन में गुजर जाएगा, जैसे मैंने कहा आपको रूटीन दी और वो कंफर्ट जोन में गुजरेगा। अब 1 साल के बाद आप देखेंगे यार मैंने तरक्की क्या की। तो हमें उस अलार्म का वेट होता है जो हमारी पेज का एसएमएस आता है महीने के शुरू में, उसका हमें इंतजार है कि कब वो एसएमएस बजे, बैंक में पे आए और हम सुरखरू हो जाए कि हमें हमारा पूरा महीने का जो हमने करना है वो तो मिल गया। लेकिन हम कंफर्ट जोन की मद में अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब किस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कंफर्ट जोन का आपकी सेहत को बड़ा नुकसान। जो लोग आज जिम नहीं जा रहे, तो आप आज अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, वो आज से 5 साल बाद सोचेंगे कि काश हम आज अपनी सेहत का ख्याल रख रहे। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सेहत से भी हाथ धोते हैं। सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स अलाइन विद योर वैल्यूज एंड स्टाइल। अगर आपके गोल्स ही नहीं होंगे, हमारा ज़हन अल्लाह पाक ने डिजाइन कर सकते हैं कि गोल सही हो। मैं आपको बड़े मजे की बात कहूं, आप लोग प्लीज इसकी यकीन कीजिए। मैंने ना ब्राइट प्रेस की बहुत बड़ा होता है, मैं उसको गोरा है और मैं उसकी किताबें शौक से पढ़ता। उसने एक मैंने उसकी बुक पढ़ी, उसका नाम था गोल्स। मैंने कुछ गोल्स को उससे कहा था कि अपने जो ज़हन में गोल्स है ना लिख लिया। तो मैंने उसके अंदर ना अपने गोल्स एक पेपर पे लिखने शुरू किए और उसमें एक मेरा गोल ये था कि मैं एक कंपनी का जीएम बनना चाहता। मेरे लिए इनका मतलब एक इरादा था, गोल उसको कहते हैं। कैन यू बिलीव दिस थिंग कि एक हफ्ते के अंदर
मुझे वेव्स कंपनी का नाम आपने सुना, उसकी कॉल है, उसके मालिक ने मुझे बुलाया और उसने मुझे लिटरली जीएम लेवल की ऑफर की। रूल क्या है, रूल में आपको बताना है, ये आपने इन्वर्टेड कोमास में नोट किया। आप अपने माइंड को यूज करना सीख लेंगे ना, आपकी जिंदगी सुखी हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, अपने माइंड से गोल्स को ना लिख लिया करें पेपर, बिकॉज जो आपके माइंड में है वो जो पेपर पे आ जाएगा तो आपकी रियलिटी बनेगा वो। बात समझ रहे आप? तो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स अलाइन विद योर वैल्यूज एंड स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। छोटी छोटी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। कंफर्ट जोन को, बड़ा मुश्किल है अपने आप को चेंज करना। वो कहते हैं शादी के बाद वो कहता बंदा तुसी तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। कहता सारी बात है, मेरा और ब्याह हो गया, पहले मुच्छा नहीं से रखे, मुच्छा रख लिया, चेंज हो गया। वो कहते हैं ना लोग तो शादी के बाद बड़े चेंज हो गए। अपने आप को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट दैट मच इजी। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं अपने आप को चेंज करने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें से एम्ब्रेस फेलियर्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। जिंदगी में ना हार जो है वो जीतते ही पॉइंट का दोनों रूप। तो अगर आप कभी फेल हो जाते हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की एफर्ट में फेल होते हैं, दोबारा ट्राई करें। मैं उसका वाकया पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग का बूढ़ा बाबा था, 65 इयर्स की एज में उसने एक रेसिपी जो थी ना वो बनी। शायद आप लोगों ने ये वाकया बहुत लोगों ने सुना, 65 इयर्स में, और उसने वो जी KFC का मैं सिर्फ रिवीजन के लिए आप लोगों को बताने लगा कि वो रिवीजन के लिए बताने लगा। 65 इयर्स में उस बंदे ने एक रेसिपी बनाई और उसने चिकन को रोस्ट किया, और उसने उस चिकन को रोस्ट करने के बाद वो 1000 बंदों के पास गया, उसने उनको रेसिपी बताई और दरवाजे नॉक किए उसने। उन लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, तूने अपनी उम्र देखी है, 65 साल का तो हो गया, तो ये क्या है? तो बिला हर 65 इयर्स में एक बंदे ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, और आज वो बाबा देखें कितना मशहूर है KFC वाला। उसने 65 इयर्स की एज में फेलियर को उसने 1000 दफा, अगर हम होते हमने कहना था यार 1000 दफा तो हम फेल हो गए, हम तो दूसरी दफा ही एफर्ट करते, तीसरी दफा एफर्ट नहीं करते, चौथी दफा एफर्ट नहीं करते। तो कंफर्ट जोन में से निकलना बहुत जरूरी है। सीक सपोर्ट फ्रॉम अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटर्स। तो उसकी वो KFC का बात है, तो क्या वजह थी कि वो 1000 दफा कोशिश की? उसके कोई खरीदता ही नहीं था, उसकी रेसिपी को कोई ओन नहीं कर रहा था। नहीं, लेकिन उसने छोड़ा नहीं ना, उसकी लगा। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। क्या मोटिवेशन? एक हमारे 65 साल बंदे को तो रबड़ नजर आ रही, उसको क्या चीज़ थी जो अच्छा, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो गरीब भी बहुत था। वो गरीब है, उसकी रीजन ये थी, रिटायर्ड भी था लेकिन उसके पास पैसा भी बहुत कम था, और उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। उसके पास इत्मीनान था कि मेरी चीज चलेगी। देखें, आपने एडिसन की एग्जांपल आगे मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन के लिए। एडिसन ने बल्ब जिसने बनाया, नाइट्रोजन बल्ब जो था, उसे कितनी एफर्ट्स की होंगी? मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, कितनी दफा फेल हुआ? उसने 1000 से ज्यादा तो इन्वेंशंस की, लेकिन उस फेल कितनी दफा वो बल्ब को बनाया? एनी गेस? Any guess? 200. जी कोई और? बल्ब उसकी पहली इन्वेंशन थी। हाँ? बल्ब उसकी पहली इन्वेंशन थी। नहीं, बल्ब पहले इन्वेंशन नहीं। तो फिर तो एक दफा भी नहीं फेल हुआ। नहीं वो 99 टाइम्स। कोई और गैस करें, कोई और जितना आप गैस कर सकते हैं। जितनी बारी वो कामयाब हो एक काम 10,000 टाइम्स फेल हुआ है। और उसने जब किसी ने पूछा कि तुमने, आप वाला सवाल पूछा कि तुमने 10,000 दफा ट्राई क्यों की, उसने कहा मैंने 10,000 वो तरीके
सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। 10,000 पर जो काम है वो 10,000 वन टाइम उससे जब किया तो बल्ब उसका बना। इसमें सवाल ये है ना, देखिए कि जितने भी मैं इस पे वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जी, बताइए। रियलिटी चेक लगा रहा हूँ। बता रहे हम जितने भी एग्जाम्पल कोट करते हैं अमेरिका की करते हैं, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर आज मिसाल के तौर पर मैं कंफर्ट जोन को छोड़ूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र मेरे पास एक जॉब है, तो वो काम अल्लाह का पसंद कैसे है, जो जॉब है वो अल्लाह का शुक्र बड़ी नियामत है। एक जॉब के पीछे तो आपके 12 लाख एप्लीकेशन आ रही है। नहीं, आपका सवाल क्या है कि मेरा सवाल ये है कि रियलिटी चेक कैसे लगाएं इसको, ठीक है ना। बाबू के एग्जांपल आई अमेरिका में, गूगल के एग्जांपल अमेरिका में, एडिसन अमेरिकन। अच्छा, लिविंग इन पाकिस्तान, मतलब मैं कंफर्ट जोन के कॉन्सेप्ट को चैलेंज इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र एक जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग, ठीक है जी। आज अगर मैं कंफर्ट जोन से निकल के मिसाल के तौर पर यही है कि मैं जॉब करूँ और अपना काम स्टार्ट करूँ। अरे नहीं, ये नो, आप थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। मैं आई रिपीट, और उसके बाद आपके दूसरे सवाल। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दें। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि जॉब के ऊपर रहते हुए अपनी रूटीन चेंज कर ले और प्रोडक्टिव हो जाए, और जॉब के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे क्रिएटिविटी और बढ़े। जॉब छोड़ना मकसद नहीं है, जॉब के ऊपर आके हमारे सेम रूटीन है। मेरा पॉइंट समझे आप? ये जो कंफर्ट जोन है, इसकी भी दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक होना पर्सनल कैपेसिटी और एक होना ऑर्गेनाइजेशनल है। फर्स्ट करेंगे कि मैं पॉइंट समझ रहा हूँ। अभी पर्सनल कैपेसिटी में सोच रहे हैं कि इन्होंने एक कंफर्ट जोन यहाँ पे इनको मिला हुआ है, हम सबको मिला हुआ है, एक सरकारी पक्की नौकरी, हर एक के पास लाइक यू सेड, जो मर्जी कर रहे हैं, कोई फायर नहीं कर सकता आपको, काम करे ना करे हमें तनख्वाहें आ रही है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है कि वी आर लिमिट टू 1 लाख रुपए हैं जो भी हमारे नाम से हम एक थे मेरे, वेयर एज जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से सारे सब में बहुत पोटेंशियल है। और इधर से बाहर जाके अगर कोई एफर्ट करते हैं, लाइक सेट के कोई अपना काम करते हैं, ये करते हैं, तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है। तो ये एक तो ये कंफर्ट जोन होगा जो हम पर्सनल कैपेसिटी में हम जो है वो करें, तो डेफिनेटली आई वुड एग्री कि हो सकता है इसे पर करें। दूसरा कंफर्ट लेवल और एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होगा, वो भी इसी तरह के लिए कि हम बैठने में हमें तनख्वाह मिले ना मिले, हमारा इदारा जो भी हो उसका, लेकिन अगर हम मोटिवेट हो जाएं ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेके चलें तो उसमें कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, मैं इनकी बात को थोड़ा सा मैं आपकी बात, ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। जब भी आप कहीं पे जॉब करते हैं, जब आप कहीं पे जॉब करते हो ना, आपके तो गवर्नमेंट के इदारे, जब हम प्राइवेटली जॉब कहीं कर रहे होते हैं और कहीं पे स्विचिंग करनी होती है ना, तो हम पहले अगले इदारे का कल्चर पता करते हैं कि कल्चर कैसे है। जैसे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ का जीएम जो है वो यूज का कल्चर, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो किसी भी इदारे का कल्चर होता है। टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसी बना देती है नीचे वही पॉलिसी चलती है, क्लियर? तो हमारा जो कल्चर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। आपके इदारे का कल्चर भी और है, आप किसी और गवर्नमेंट के इदारे में जाएंगे तो आपका तो ग्लोबल विलेज है, तो आप किसी के एग्जांपल यहाँ पे भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत, मतलब मैं बिजनेस में जैक मा को बहुत अच्छा समझता हूँ। जैक मा जो है अली बाबा का ऑनर जो है, पाकिस्तान आया हुआ था पार्टी पर, किसी को नहीं, लाहौर आया हुआ था, बड़ा खुफिया मिशन पे कहीं आया था, वो मिल के गया किसी दिन, कोई नया कारोबार शुरू करने लगा। तो जैक मा जो है वो कहता है टेक्नोलॉजी, कहता मैंने ऐसे ही आपको स्टेप लिया। अब आपकी लिमिट क्या है, आपकी सोच आपकी लिमिट है। आप किसी भी एग्जांपल पकड़ के, अब पाकिस्तान के यूट्यूब पे आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। हम अब इंग्लिश के प्रोग्राम्स तो नहीं सारे देखते, नहीं देखते, उनको कॉपी करके उर्दू के ड्रामे बना रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स को कॉपी करके हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो क्या हम उनकी किसी मोटिवेशन को किसी से भी मिल सकती है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर एक KFC वाले बाबे ने 1000 घरों को नॉक किया तो ये तो मोटिवेशन है कि हम पाकिस्तान में, मैंने पिछले में पॉडकास्ट कर रहा था, हमारा डेस्कॉन के क्वालिटी हेड थे अब्दुल कादिर साहब, वो मुझे कह रहे थे कि मैं हाल रोड पे जाके ना, कहते मैं बैंक में ही जॉब करता था, तो मैं इनको इंटरव्यू कर रहा था मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो कह रहे मैंने हाल रोड पे जाके हर शॉप पे जा के, जिस जमाने में मैं एफर्ट स्ट्रगल फेज में था, कहते मैंने सारा काम किया। मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ की मिसाल दी,
और वो बंदा अभी दुबई से आया है, वो हैवी प्राइस सकता है अपने पास, गाड़ियाँ उसके पास एक से एक है। ये मैं आपको लोकल मिसाल दूँ, पाकिस्तान में समझ रहे? वो भी काफी दुकानों पे गया होगा, शॉप से गया होगा, अकाउंट खुलवा लो, ये कर लो। एफर्ट आप जहाँ करेंगे रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट आप देता है गूगल से बहुत बड़ा। इसमें सर देखिए प्रायोरिटीज की तो चीज़ होती है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो ज़्यादा एफर्ट करके ज़्यादा पसीना बहा के ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, एक बंदा कहता है मैं ज़रा ठीक है एफर्ट मतलब कंफर्ट इटसेल्फ भी तो चीज़ है ना। एक बंदा कहता है यार मैं इतनी मतलब लालच नहीं करता मिसाल के तौर पर, ठीक है अगर दिन की मेरी चीज़ें पूरी हो रही और उसको मेरी फैमिली के साथ रह रहे, अगर वो 1000 शॉप पे जा रहे हैं तो कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हम रूल ऑफ थंब आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हो गए हैं ना, अगर आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हो गए इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ रॉन्ग चल रहा है। एक बंदा जिससे जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो जब सुबह उठेगा तो उसकी जिंदगी में चैलेंजेस होंगे, कोई ना कोई नए चैलेंजेस होंगे। ये बात समझ? अगर मैं मुतमईन हो गया तो मुझे तो अगली मंजिल ही नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि मैंने अपनी गोल्स ही वो सेट किए हैं जो मैंने बड़ी वीडियो अचीव कर ली है, और उसके बाद मेरे पास अगले गोल्स ही कुछ है। जिंदगी तो हर रोज एक नए गोल का। इस पिक्चर को अगर इस अंदाज में देखा जाए कि यहाँ में से हर बंदे ने अपना अपना एक कंफर्ट जोन डेवलप किया हुआ है, सबका है, और हम उसका करना मजबूरी है जी। मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं बाइक लूंगा, आपका कंफर्ट जोन है कि आपके पास कार होनी ऐसे चाहिए, और हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं हैं अपनी जी। बुनियाद के जी। तहत अपनी। लेकिन ये सारा जो खेल है हमारा वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर नहीं होता, क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशंस को फिर ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको अवेयरनेस होगी ना, बॉसेज हैं या किसी भी कंपनी को, फिर वो पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि वो कंफर्ट जोन्स कम से कम हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जब हम अपने कंफर्ट जोन को डिफाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर जंप लगाने के लिए सोचते हैं, तो फिर हमें टीम्स डेवलप करना चाहिए। कोई भी टारगेट अचीव किया जाता है वो टीम के रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान बनाया गया एक टीम थी, अगर वर्ल्ड कप जीता गया एक टीम थी। इवन अगर हम एक इंडिविजुअल बंदा भी कुछ चीज जीत के आता है तो उसके पीछे टीम वर्क शामिल होता है। जब तक टीम को हम अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं करेंगे, वी नेवर गेट द टास्क। आपकी बात बिल्कुल सही है, और जैसे कि अभी लाइट गई हुई है, आ गई है लाइट। अच्छा, तो मैं आपको टेक्मेंस का टीम बिल्डिंग का एक आपको बताऊंगा, उसके 5 फेजेस हैं, तो वो आपको बताऊंगा टीम बनाने का तरीका क्या है। It all depends upon the top hierarchy, top management. अच्छा, आ गई है लाइट? सर ये गूगल पे आजकल बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। बताइए। ये हो रहा है कि कोई आदमी आता है कर्जे की स्कीम के अंदर, आज का जो टेलीविजन पे चल रहा है, वो जो है ना आप कर्जा देते हैं, वो चंद दिनों के अंदर ना वो इतना उसके ऊपर सूद डाल देते हैं, थ्रेड कर देते हैं कि वो जो है आदमी खुदकुशी में मजबूर हो जाता है। जी जी, ऐसा है, मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें देखें, मैंने कल देखा भी है टेलीविजन के ऊपर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। और वो मेरा ख्याल है कि सूद वाला तो काम बहुत से लोगों को मैंने देखे कि वो ये मोबाइल कंपनियों से 2-3 रुपए नहीं मंगवाते, वो नहीं होता 25 रुपए 30 रुपए कि उसके ऊपर भी सूद है, तो वो सूद इस लेवल पे अवॉइड करते हैं। तो ये अगर 13,000 मंगवा रहे हैं, 15,000 मंगवा रहे हैं, और सूद के मामले में तो बड़ी ही सर वो लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं। हाँ जी, वो उसको मेरे ख्याल से 13,000 दिया नहीं दे सकता, उसको थ्रेट करते हैं बिल्कुल कि इस तरीके से दे वरना हम तेरे बीवी बच्चे मार देंगे। ऐसा है, कई लोग खुदकुशी के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा है। अच्छा, अभी लाइट आई है, जनरेटर है। अच्छा, कंफर्ट जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। विश एंड गोल क्या है? विश इज अ डिजायर और होप विदाउट अ क्लियर प्लान और कमिटमेंट। आपकी एक ख्वाहिश है, विश, और गोल क्या होता है? उसके पीछे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, डेफिनेट प्लान होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उसके लिए आप एफर्ट करते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो अगर आप सब बैठे बैठे कहते रहे कि मैंने अमीर होना है, तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, एफर्ट करनी पड़ेगी, और फिर भी जाके आप जो भी विषय आपकी वो पूरी होगी। आपको
why is stepping out of the comfort zone is important? Stepping out of your comfort zone helps you grow. आप grow करते हैं, learn करते हैं और अपने goals को achieve करते हैं. It boosts confidence. जब आप अपना comfort zone तोड़ते हैं तो आपका confidence develop हो रहा होता है और आप नई नई चीजें करते हैं, creative हो जाते हैं. और resilience क्या होता है? You face the circumstances very well. आपको पता होता है क्या इकबाल साहब का शेर है, इलामा इकबाल का, कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ा देगी. तो रेजिलियंस का मतलब ये होता है. तो लिविंग ओवर कंफर्ट जोन कैन बी चैलेंजिंग है, अपने आप को तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है, बट इट ओपन्स डोर्स टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज और पुश योरसेल्फ टू द न्यू थिंग्स. अब आप जब नई चीजें करेंगे ना, नए दोस्त बनाएंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक बड़ी फ्रेशनेस का एहसास होगा. हमारी सारी रूटीन सेम है. हमारी मोबाइल की एडिक्शन में हमारा कंफर्ट जोन का बेड़ा बदल चुका. आप यकीन मान लें, हमारे मोबाइल सारा दिन में ना, हमारी रोज की रूटीन चेक करिए, अगर आप 9 से 10 बजे भी मोबाइल यूज करेंगे, जो आपकी रोज की रूटीन है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है, वो प्रोग्रामिंग चेंज आपने करनी. और हमारे इस्लाम में किसी भी चीज की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए चिल्ले का वर्ड होता है 40 दिन. किसी हैबिट को चेंज करने के लिए 40 दिन या 60 दिन, ये बहुत यू कैन चेंज योर हैबिट विद इन 60 days, 40 days or to 60 days. You can literally change your habits. अब ये लीडरशिप क्या है? अब जारी बात है, कंफर्ट जोन की हमने बात कर ली और हम लोगों ने, अच्छा इन लोगों की खाने की ब्रेक तो आप लोग की नहीं है, मतलब 1 बजे हम इसको वाइंड अप करें, मतलब कि हम इसको कंटिन्यू जैसे लाइट चली गई हमारे जल्दी वाइंड अप कर जल्दी. मेरे ख्याल से कि ये भी एक टॉपिक हम कर लेते हैं. एक टॉपिक फिर मेरा आपसे वादा ये है कि अब आपके साथ टॉपिक्स चलते रहेंगे, बिकॉज मैंने आप सबके चेहरे जो देखे हैं ना, मैं ट्रेनिंग सेशंस करता हूँ, मुझे उम्मीद होती है कि जब आपकी ऑडियंस बड़ी अच्छी हो ना, अब मैं पिछले 1-1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं थका इतनी गर्मी. वजह ये है कि आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी सारी बात और वो सारी कम्युनिकेशन जो है, ये धारा बहुत बड़ा है. और यहाँ पे मैं सब जगह पे तकरीबन ऑलमोस्ट जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैंने आपको बताया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन होप है, हाउस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, पॉडकास्ट करता हूँ मैं सारी बातें आपको बताई. लेकिन यहाँ आके मुझे अच्छा ही लगा कि आप लोग, क्योंकि सारी इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला सर डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, कल मेरी इनसे बात हुई थी. इनकी एक और ट्रेनिंग सर रख ले, मेरे ख्याल से महीने में एक दफा तो लाजमी होनी चाहिए. ये मतलब ये है कि समझ रहे कि ये मैंने जो स्लाइड्स बनाई थी ना, उसकी कोई अभी 30 to 40% अपने डिस्कस की, क्योंकि मुमकिन है पूरे दिन के ऊपर होता. हमने 1 घंटे का रखा था, 1 आवर का टाइम रखा था. तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा हम ये करते हैं कि दोबारा एक प्लान कर लेते हैं. इसको जो आप बता रहे थे उसके ऊपर सेशन करते हैं. ये NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो सर आप काइंडली इसको वाइंड अप आप भी आ जाए, मैं थोड़ा इधर आके कुछ आप भी कुछ शेयर कर दें. आइए कर सकते आ जाए. NLP और इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने आपको, मैं गारंटीड कहता हूं कि वो लेक्चर सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आता है, बहुत चेंज है. जी सर, आज का लेक्चर हमारा, हमने आज कंफर्ट जोन के बारे में बात की. आज के लेक्चर के बारे में आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से भी ये सेशन बड़ा अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया कि हमने तकरीबन तमाम साथियों ने पार्टिसिपेट किया, फिजिकली भी और मेंटली भी, और हम इससे महसूस भी हुए. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका सिलसिला उसका तमाम से जारी रखें, ताकि हमारी मेंटल जो हेल्थ है, सोचने समझने, गोल सेटिंग करने के हवाले से वो भी बेहतर है. थैंक यू सर. और मुझे भी आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, और सर से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, और होपफुली सर के साथ मिलकर हम एक ट्रेनिंग सेशंस का सिलसिला भी शुरू करें. ये सर
कि काइंड मेहरबानी होगी कि जब भी नेक्स्ट टाइम ये मुझे बताएंगे जो एक इनका प्लान है, जो ट्रेनिंग सेशंस हम लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी, और आप लोगों के लिए ये मेरा वादा है आपसे कि आप लोगों के लिए तो एक सेशन लाजमी रहेगा। वो NLP वाला तो समझिए कि बहुत ज़रूरी है, वो मेरी तरफ से है कि वो लाजमी आपको, और वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं और इतनी नॉर्मल चीज़ें, लेकिन बताता क्यों नहीं बताता। पाकिस्तान में एक स्टाइल ये है कि जी किसी का पलाना हो जाए, यहाँ पे पैसे दे के आप ट्रेनिंग सेशन दे रहे होते, लोग नहीं बता रहे होते वहाँ यार इसका फायदा ना हो। तो वो जब ट्रेनिंग सेशन सर वो इंशाल्लाह आपसे डिसाइड कर लेंगे। कोई सवाल आपके जहन में? ये गर्मी भी एक वन ऑफ द रीजन थी कि हमने वाइंड अप इसको कर दिया सर। उसका हम ड्यूरेशन भी एक 1 आवर से ज़्यादा कर देंगे नेक्स्ट टाइम जब हम उसको करेंगे ना, उसमें हम छोटे छोटे ब्रेक्स, जो हमारा ट्रेनिंग सेशंस का अमूमन ये होता है कि हम 1 घंटा बात करके 15-20 मिनट की ब्रेक होती है, फिर 1 घंटा बात करके, तो वो तकरीबन 4-5 घंटे सेशन चलता है। उसमें मतलब आप लोगों की बड़ी हिम्मत है। आपका पता है कि ये जो हमारा होता है ना, जो स्पैन होता है, जो हम अटेंशन स्पैन है, उसकी क्या, कितने मिनट हम किसी को अटेंशन दे सकते हैं? कितने मिनट हम किसी को अटेंशन दे सकते हैं? 40 मिनट्स। कोई और 30 to 40 मिनट और डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। कोई और डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर कि वो कितनी देर। आप लोगों ने, मेरे पास एक रूल ऑफ थंब है जो मैं नोट कर रहा था, आप लोगों में से किसी ने अपना मोबाइल निकाल के मोबाइल में नहीं देना। ये बहुत बड़ा एक रूल होता है कि आप लोगों को एंगेज कितना करें। ये सबसे बड़ी, जब हम ट्रेनिंग सेशन पे जाते हैं हम ये देखते हैं, अगर आप पहले 5 मिनट में लोगों को कुछ अच्छी बात बताते तो मोबाइल उनकी जेबों में जाए, और पहले 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये बंदा हमारा टाइम वेस्ट करेगा और ये इस बंदे ने हमारे को हमें नॉलेज भी देनी है। सिर्फ 20 मिनट आपका स्पैन होता है। 20 मिनट से ज्यादा चाहे वो कोई भी बात कर रहा है, चाहे वो मेरे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट है, मैं 20 मिनट से ज्यादा उसको अटेंशन नहीं दे सकता। तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी वेबसाइट है उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा, www.sayyidmohsin.liveblog365.com है, और लिंक्डइन पे भी मैं हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और बल्कि इंशाल्लाह ताला सर आपका भी इंटरव्यू लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपके पास नो डाउट जितने भी आप लोग हैं, आप लोग के एक इंटरव्यूज वहाँ पे होने चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी आप लोगों से रब्ता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। के सवाल है आप लोगों का तो मुझसे एक चीज़ है, जैसे वो हमारी की स्किल्स और आप उसको देखते हैं वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो भी आ रहे हैं या बता रहे हैं वो ऑनलाइन सर्विस जब स्टार्ट करते हैं ना, तो अपना बैकग्राउंड भूल जाते हैं। आपने स्टार्ट मिट्टी से किया और मतलब टी यू पे चले गए, लेकिन आपने बैकग्राउंड बताया, आपने इनिशियली स्टार्ट करते थे तो टारगेट गोल्स कवर कैसे किए, इसके पीछे आपके पेरेंट्स का क्या रोल था, और ये चीज़ें मैंने बिल्कुल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ की है। पाकिस्तान एयरफोर्स पे चला गया था, हमने कहा नहीं जाना, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने यूजी में चले गए, मतलब एज अ पायलट और एरोनॉटिकल दोनों सेलेक्ट हो गए। एक कामयाब इंसान होता है उसके पीछे रीजन होती हैं, सब माँ बाप की दुआ, मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा कोई अल्लाह का करम हो। वो एक टीचर है फ्रीलांसर का लेक्चर देते हैं, वो बताते हैं कि मैं जब स्टार्ट किया तो मैं रोटियाँ मिल रहा था, मैंने किस तरह की भी काम की, और आज